आपने जो चैप्टर पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आज इस चैप्टर का फाइनल वीडियो है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। जब एमआरएस एक्स वाई यानी कि जो स्लोप ऑफ आईसी जो है वो जब पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्विवेलेंट हो जाती है। इट मीन्स एमआरएस एक्स वाई का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर का रेट ऑफ सेक्रीफाइस है, यानी एक एक्स के लिए कंज्यूमर जितना वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है, जब वो मार्केट रेशियो के बराबर आया था। मेरी बात को समझना, अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर का जो गुड है वो 2 रुपए का है, ठीक है, एक्स 2 रुपए का है और वाई 1 रुपए का है, तो हर बार ध्यान समझिएगा मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा यानी कि पी एक्स अपॉन पी वाई जो होगा वो आपका होगा 2। ठीक है, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंज्यूमर को हर बार एक एक्स लेना है तो उसे 2 वाई छोड़ना पड़ेगा, ये मार्केट कहता है। और यही चीज अगर कंज्यूमर करने लगे, मतलब एक एक्स के लिए, ठीक है, 2 वाई जब वो छोड़े यानी कि जब उसका एमआरएस मार्केट रेट ऑफ सेक्रीफाइस के बराबर आ जाए, ठीक, यानी कि अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे एक एक्स 2 रुपए का है और एक वाई 1 रुपए का है, तो मार्केट में प्राइस रेशियो क्या होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई यानी कि 2 अपॉन 1 यानी कि 2, यानी कि एक एक्स का लेने के लिए 2 वाई आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब कंज्यूमर का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि जब उसकी स्लोप ऑफ आईसी 2 आ जाएगी तो वो उसका इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब ध्यान में देखो, ये हमारे पास एक सिचुएशन है कि जब कंज्यूमर का बजट लाइन और प्राइस एमआरएस दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हम कहें कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आ रहा, ध्यान समझिए। अब देखो कंज्यूमर जब 3 एक्स वाई का छोड़ रहा है और 1 एक्स का ले रहा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन रिमेन रह रही है। मतलब अगर 3 वाई का छोड़ रहा है तो 3 वाई छोड़ने पर उसका कितने रुपए सेव हो रहा है, 3 रुपीज सेव हो रहा है, और 1 एक्स का लेने में उसका कितना रुपए खर्च हो रहा है, उसका खर्च हो रहा है सिर्फ 2 रुपीज। तो अब आप बताइए, अगर हम 3 रुपीज बचाकर 2 रुपीज खर्च करके और हमारा सेटिस्फैक्शन रिमेन रह जाए तो हमें कोई लॉस है? बिल्कुल लॉस नहीं है, हमारा प्रॉफिट है। बट जब हम यहां आ जा रहे हैं, जब हम कंजम्पशन को 7 से घटाकर 5 कर रहे हैं और इसका कंजम्पशन 2 से बढ़ाकर 3 कर रहे हैं, तो हम एक्सपेंडिचर अभी भी 2 रुपए का कर रहे हैं, लेकिन अब हम सेव कितना कर रहे हैं, अब हम सेव सिर्फ 2 रुपए कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब हम सिर्फ 2 रुपए बचा रहे हैं और 2 रुपए खर्च कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन हमारी रिमेन रह जा रही है। यानी कि अब हम उस रेट पर आ चुके हैं जिस रेट पर मार्केट एक्स को वाई से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यानी कि अगर हम इससे नीचे चले गए तो हमारा घाटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन वाई का 1 घटा रहे हैं और एक्स का 1 बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम वाई का 1 घटा रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बच रहा है, सिर्फ 1 रुपीज बच रहा है, और 1 एक्स का ले रहे हैं तो हमारा कितना खर्च हो रहा है, 2 रुपए खर्च हो रहा है। यानी कि हम 1 रुपए बचाकर 2 रुपए खर्च कर रहे हैं और हमारा सेटिस्फैक्शन वही रह जा रहा है। तो ये बेवकूफी हो जा रही है हमसे, क्योंकि हम एक खर्च बचा रहे हैं और खर्च 2 कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन हमारा ऐसा उतना का उतना है, जरा बढ़ भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम पहले ही बेटर कंडीशन में थे। तो हमारा इक्विलिब्रियम जो बनता है वो बनता है जब हमारा एमआरएस एक्स वाई एक्स अपॉन पी वाई के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, आईसी इज कॉन्वेक्स टू दी वर्जिन, यानी कि हम उसी आईसी पर ही इक्विलिब्रियम बना पाएंगे जो आईसी कॉन्वेक्स हो, यानी कि जिसकी एमआरएस डिक्लाइन हो, ठीक है। तो हमारी आपके डायग्राम में समझते हैं। तो ये आपकी पीक्यू एक बजट लाइन है और ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है। ये जो पॉइंट ई आप देख रहे हैं, पॉइंट ई टेंजेंट है आपके बजट लाइन में, तो ये आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल क्यू डबल डैश क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड क्यू डबल डैश क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज अ equilibrium because it is the IC which touches the budget line at point E and corresponding quantities are Q dash and Q double dash, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कहें कि ये हमारा बजट ये इस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कहा, एफ और जी पॉइंट को इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कह सकते हैं, जबकि ये भी हमारा आईसी पर है। आईसी के सारे पॉइंट सबको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन आपको अगर याद हो कि हम बजट लाइन के बियॉन्ड कोई भी कमोडिटी, कोई भी बंडल बाय नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एफ लेवल सेटिस्फैक्शन की बात करें,
ठीक। तो एफ लेवल का सेटिस्फेक्शन हमको ई पे भी मिल रहा है और ई लेवल का सेटिस्फेक्शन हमको जी पे भी मिल रहा है, लेकिन एफ और जी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी बजट से बाहर है। आपका पीक्यू बजट कॉन्स्टेंट है, यानी कि कंज्यूमर इसके बियॉन्ड परचेज नहीं कर सकता है। तो उस पूरी आईसी पर सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं जो कंज्यूमर के बजट लाइन में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड कंज्यूमर डू व्हेन एमआरएक्स XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। अब देखो ध्यान से, एमआरएस XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। PX अपॉन PY कितना है? 2, ठीक। तो यहां पे देखो एमआरएस XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY हुआ है, तो कंज्यूमर ने क्या किया? तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X एंड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड Y। दूसरा क्या होता है कि जब कंज्यूमर एमआरएस XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY है, तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में देखो ध्यान से, तो यहाँ पर इक्वल हो रहा है PX अपॉन PY के, तो कंज्यूमर ने क्या किया? कंजम्पशन को स्टॉप कर दिया। और तीसरा क्वेश्चन होता है कि जब एमआरएस XY हमारा लेस देन हो PX अपॉन PY के, तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर का जो एमआरएस है वो PX अपॉन PY से कम है, तो ऐसे में कंज्यूमर को अपना कंजम्पशन X का घटा देना चाहिए और Y का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए, इससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इसी के साथ ये मेरा पूरा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने आईसी की प्रॉपर्टीज, आईसी के बारे में, ठीक है, स्लोप ऑफ आईसी क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बनता है, बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन शिफ्टिंग, बजट लाइन रोटेशन, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से फिनिश होता है आपका, चाहे यूटिलिटी एनालिसिस हो और चाहे आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट हो, यहाँ पे दोनों मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका डिमांड है, लेकिन एक चीज क्लियर आप कर लीजिए कि अगर आपका इंडिफरेंस का चैप्टर नहीं समझ में आया है तो आप डिमांड में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेंगे। तो बिल्कुल आपको ये चैप्टर खत्म करके अच्छे से समझ के तब आपको डिमांड चैप्टर शुरू करना है। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में डिमांड शुरू करने वाला हूं, बट आप डिमांड का चैप्टर, आप डिमांड का वीडियो तब देखना शुरू करिएगा जब आपको पिछले 2 चैप्टर्स यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व दोनों आपको अच्छे से आ चुका हो, तब आप पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को बाइंड अप करने जा रहा हूं, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।